नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका इस वीडियो में जिसमें हम जो युगों का दौर पाठ था उसके अंतिम 3 अंश जो 9, 10, 11 हैं उनकी चर्चा करेंगे। शुरू करते हैं। सबसे पहले है भारत का विदेशी व्यापार। तो बच्चों, ईसवी सन के पहले 1000 वर्षों में भारतीय व्यापार की प्रसिद्धि दूर दूर तक थी। यह व्यापार पूर्वी समुद्र के देशों तथा भूमध्य सागर तक फैले हुए थे। भारत में कपड़ा उद्योग बहुत विकसित था। यहाँ का बना कपड़ा दूर दूर के देशों में जाता था। सोचिएगा, यहाँ रेशमी कपड़ा भी बनता था, पर अच्छी किस्म का रेशम चीन से आयात किया जाता था। भारतीय रेशम उद्योग बाद में विकसित हुआ। यहाँ पक्के रंग खोजकर कपड़ों की रंगाई में उन्नति की गई। इनमें से एक नील का रंग था जिसे इंडिगो कहा जाता था। यह शब्द इंडिया से बना था। ठीक है बच्चों, तो ईसवी सन की शुरुआती शताब्दियों में भारत का रसायन शास्त्र विकसित हुआ, मतलब केमिस्ट्री। प्राचीन समय से भारतीय फौलाद और लोहे की विदेशों में कद्र थी। फौलाद का लोहा कहा जाता है ना, मतलब लोहे को मिक्स करके स्टील कह लो या शायद कुछ हो। तो विशेषतः युद्ध के सामान बनाने में इनकी मांग थी। विभिन्न धातुओं का प्रयोग आसव और भस्म बनाने में किया जाता था। भस्म आप समझ सकते हैं, पाउडर। औषध विज्ञान काफ़ी विकसित था। रक्त संचार का ज्ञान यहाँ के लोगों को हार्वे के पहले से था। बस वो अलग बात है, हम सम्मान नहीं कर पाए। तो बच्चों, विज्ञानों में प्राचीनतम खगोल शास्त्र विश्वविद्यालयी पाठ्यक्रम का नियमित अंग था। ज्योतिष की मदद से पंचांग तैयार किए जाते थे। समुद्री यात्रा पर जाने वालों के लिए खगोल शास्त्र का ज्ञान सहायक होता था। ठीक है, मतलब एस्ट्रोलॉजी। उस समय तक जहाज बनाने का कारखाना खूब फला फूला था। युद्ध में काम आने वाली मशीनों का वर्णन भी मिलता है। उस समय तक इन क्षेत्रों में अपने ज्ञान के बल पर भारत विश्व की कई मंडियों पर अधिकार रखता था। ऐसे ही भारत सोने की चिड़िया नहीं था। अब आगे बढ़ते हैं। प्राचीन भारत में गणित शास्त्र। तो यह माना जाता है कि आधुनिक अंक गणित और बीज गणित की शुरुआत भारत में ही हुई। गिनती के चौखटे के इस्तेमाल की पद्धति ने इसकी प्रगति को बाधित किया। 10 भारतीय संख्याओं के अंक बेजोड़ थे। ये चिन्ह अन्य देशों में प्रयुक्त अनेक चिन्हों से अलग थे। तो भारत में ज्यामिति, जिसे जियोमेट्री, अंक गणित और बीज गणित, एल्जेब्रा और न्यूमेरिक्स। ठीक है, अंक गणित, न्यूमेरिक्स और बीज गणित, अलजेब्रा। मेरे ख्याल से इसका आरंभ बहुत पहले से ही हो गया था। वैदिक वेदियों पर आकृति बनाने के लिए ज्यामितीय बीज गणित प्रयोग में लाई जाती थी। मेरे ख्याल से बीज गणित और कुछ भी हो सकता है, अभी इस समय दिमाग में है नहीं। ज्यामिति के क्षेत्र में यूनान और सिकंदरिया आगे बढ़ गए। अंक गणित और बीज गणित में भारत अग्रणी रहा। ठीक है बच्चों, शून्य आरंभ में एक बिंदी के रूप में था, बाद में यह वृत्ताकार बन गया। मतलब पहले डॉट था, बाद में एक खोल जैसा बन गया। तो इसलिए आप इजिप्ट में, मिस्र की हम देख सकते हैं ना, ज्योमेट्रिक जो पिरामिड्स बने हैं। शून्यांक और स्थान मूल्य वाली दशमलव विधि को अपनाने के बाद अंक गणित और बीज गणित ने तेजी से विकास किया। भारतीय गणित के क्षेत्र में 427 ईस्वी में जन्मे ज्योतिर्विद आर्यभट्ट, भास्कर 522 ईस्वी, ब्रह्मपुत्र 628 ईस्वी ने अपना अपना योगदान दिया। 1114 ईस्वी में जन्मे भास्कर द्वितीय जी ने खगोल शास्त्र, बीज गणित, अंक गणित पर ग्रंथ लिखे। लीलावती नामक उनकी पुस्तक बहुत प्रसिद्ध हुई। सरल स्पष्ट शैली में लिखी गई यह पुस्तक कम उम्र वालों के लिए अधिक उपयुक्त है। ठीक है, फायदेमंद है। 8वीं शताब्दी में कई भारतीय विद्वान गणित तथा खगोल शास्त्र की पुस्तकें लेकर बगदाद गए। वहाँ भारतीय अंक प्रचलित हुए। बगदाद उस समय विद्याध्ययन का केंद्र था, मतलब विद्या का। यूनानी और यहूदी विद्वान वहाँ एकत्र होकर अपने साथ यूनानी दर्शन, ज्यामिति और विज्ञान अपने साथ ले गए। अरबी अनुवादों के माध्यम से भारतीय गणित का ज्ञान व्यापक क्षेत्र में फैल गया। यह नया गणित स्पेन के पूरे विश्वविद्यालय के माध्यम से यूरोपीय देशों में पहुंचा। इसका प्रयोग 1134 ईस्वी में सिसिली के एक सिक्के में तथा इसका पहला प्रयोग ब्रिटेन में 1490 ईस्वी में हुआ, मतलब 1490 ईस्वी में हुआ। ठीक है बच्चों, तो भारत ने बहुत कुछ दिया, ऐसे नहीं विश्वगुरु था। इसलिए सम्मान होना चाहिए हमारी संस्कृति का और उसे बनाए रखना है। अब अंतिम हिस्सा, विकास और हास। विकास मतलब उन्नति, हास मतलब अवनति, गिर जाना, समाप्त हो जाना। तो बच्चों, ईसवी सन के पहले 1000 वर्ष आक्रमणों तथा झगड़ों का समय होने के बावजूद भारत ने सभी दिशाओं में उन्नति की प्रगति की। उसका संबंध ईरान, चीन, यूनानी जगत तथा मध्य एशिया में बढ़ता रहा। यह भारत का स्वर्ण युग था। इस बीच उत्तर पश्चिम से हूणों का आगमन शुरू हो गया था। आधी शताब्दी तक पूरे उत्तर भारत पर उनका राज हो गया था।
जिन्हें गुप्त वंश के अंतिम शासक यशोवर्मन जी के साथ मिलकर बहुत प्रयत्न के बाद बाहर निकाला गया। इस संघर्ष में राजनीतिक और सैनिक दोनों दृष्टियों में भारत कमज़ोर हो गया था। ठीक है, राजनीतिक और सैनिक दोनों दृष्टियों में। तो बच्चों 7वीं शताब्दी में हर्ष जी के शासनकाल में उज्जयिनी पुनः कला और संस्कृति का केंद्र बनी, पर 9वीं शताब्दी तक कमज़ोर होकर नष्ट हो गई। 9वीं शताब्दी में मिहिर भोज या 9वीं शताब्दी कह लो, उसमें मिहिर भोज जी ने उत्तर और मध्य भारत में राज कायम करके कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया। 11वीं शताब्दी में एक और पराक्रमी भोज ने, ठीक है, मतलब राजा भोज ने भोज जी ने उज्जैनी जी को अपनी राजधानी बनाया। भोज अद्भुत व्यक्ति थे जो व्याकरण तथा कोशकार होने के साथ भेषज और खगोल शास्त्र में भी रुचि रखते थे। वह स्वयं कवि और लेखक थे जिनके नाम से कई रचनाएं मिलती हैं। कितने हरफन मोला थे वो। इस उन्नति के बाद भी भारत राजनीतिक तथा रचनात्मक रूप से कमज़ोर पड़ गया था। दक्षिण भारत आक्रमणों तथा हमलों से बचा रहा। उत्तर भारत की अनिश्चित स्थिति से बचने के लिए बहुत से लेखक, कलाकार और शिल्पी दक्षिण में जाकर बस गए। क्योंकि बच्चों देखिए, ये जो शिल्पकला या हस्तकला तभी उन्नति कर सकती है जब शांति मिलेगी। ठीक है बच्चों, तो इन सब के बाद भी उत्तर भारत का जीवन समृद्ध था। बनारस धार्मिक और दार्शनिक विचारों का गढ़ था। नालंदा विश्वविद्यालय का नाम खूब प्रसिद्ध था। इसके विद्वानों का आदर पूरे भारत में किया जाता था। यहाँ चीन, जापान और तिब्बत के विद्यार्थी पढ़ने आते थे। यहाँ अनेक विषयों की शिक्षा दी जाती थी। देखिए, विदेशों से आते थे पढ़ने यहाँ। इसके अलावा भागलपुर के पास विक्रमशिला तथा काठियावाड़ में वल्लभी विश्वविद्यालय, उज्जैनी विश्वविद्यालय तथा दक्षिण में अमरावती विश्वविद्यालय था। ठीक है, भागलपुर के पास विक्रमशिला, काठियावाड़ में वल्लभी और उज्जैनी विश्वविद्यालय तथा दक्षिण में अमरावती विश्वविद्यालय, मतलब यूनिवर्सिटीज़ थी। पर सहस्त्राब्दी की समाप्ति तक ढलान की बेला आ जाती है। सहस्त्राब्दी मतलब 1000। ठीक है, 8वीं शताब्दी में शंकर जी के बाद कोई दार्शनिक ना हुए। ब्राह्मण और बौद्ध हास की ओर थे। ठीक है, मतलब धर्म को लेकर भी पूजा अपने विकृत रूप में दिखने लगी, बुरे रूप में। साहित्य में भवभूति तथा गणित में भास्कर द्वितीय जी, जो 12वीं शताब्दी में आखिरी बड़े नाम थे। प्राचीन भारतीय कला की रचनात्मक प्रवृत्ति 16वीं शताब्दी तक स्पष्ट रूप से घटने लगी थी। क्योंकि बच्चों कहीं ना कहीं बाद में इस्लामिक शक्तियाँ आ गई थी, है ना, बाहर से काफ़ी आक्रमण बढ़ गए थे। ठीक है, तो कला के क्षेत्र में यह परंपरा दक्षिण भारत में लंबे समय तक कायम रही, वहाँ रही। अंततः पतन की यह प्रक्रिया दक्षिण भारत तक पहुँच गई। राधा कृष्णन जी का कहना है कि भारतीय दर्शन ने अपनी शक्ति राजनीतिक स्वतंत्रता के साथ खो दी। ठीक है, दर्शन ने अपनी शक्ति, दार्शनिकता ने राजनीतिक स्वतंत्रता के साथ चली गई। हर सभ्यता के जीवन में ह्रास और विकास के दौर बार बार आते हैं, पर भारत ने उनसे बचकर अपनी स्थिति सुधार ली। सभ्यताओं मतलब सिविलाइजेशंस के ध्वस्त खत्म होने के कई उदाहरण हैं, जैसे यूरोप की प्राचीन सभ्यता जिसका अंत रोम के पतन के साथ हुआ। भारतीय सभ्यता का पतन यूं अचानक नहीं बल्कि धीरे धीरे हुआ। तो यह भारतीय समाज व्यवस्था के बढ़ते कट्टरपन मतलब बहुत कठोर हो जाना और गैर मिलनसारी का परिणाम था, जिसे जाति व्यवस्था में देखा जा सकता है। इस गैर मिलनसारी की भावना ने रचनात्मकता को नष्ट कर दिया, क्रिएटिविटी को। हर आदमी का धंधा निश्चित और स्थायी हो गया। समाज जाति व्यवस्था में जकड़ गया। जातियाँ कुछ और तौर पर बनी थी, पर ये जकड़ गई, पूरी तरह से अकड़ गई। ऊंची जाति वाले नीची जाति वालों को नीची नज़र से देखा करते थे। नीची जाति के लोगों को शिक्षा तथा विकास से वंचित रखा जाता था। तो इस सामाजिक ढांचे ने एक और अद्भुत दृढ़ता तो दी, परंतु इससे समाज के एक बड़े वर्ग के लोग समाज की सीढ़ी में निचले दर्जे में रहने को विवश हो गए, जो कि गलत था। तो इन सब कारणों से विचारों में, दर्शन में, राजनीति में, युद्ध की पद्धति में अर्थात हर तरफ हास हुआ। जब बट गए तो एकता तो रही नहीं। क्षेत्रीयता, सामंतवाद और गिरोहबंदी बढ़ने लगी थी। पर इसके बाद भी भारत में जीवनी शक्ति और अद्भुत दृढ़ता, लचीलापन और स्वयं को ढालने की क्षमता शेष थी। फिर भी भारतीय बने रहे। ठीक है, टूटे नहीं, इसलिए आज भी भारतीय सभ्यता है। धन्यवाद बच्चों।